मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में राजस्थान के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर M.K. दादरवाल जी पधारे हैं, जो कि मुरलीपुरा स्कीम में सुशीला डेंटल क्लिनिक में मुख्य चिकित्सक के पद पर आसीन हैं और यहाँ 15 वर्षों से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें संतुष्टिपूर्ण इलाज दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो हम इनसे आज वो बातें करेंगे जिनसे आम आदमी वाकिफ नहीं है, और है तो बहुत कम लोग हैं जो कि इन बीमारियों से, दांतों को कैसे रख रखाव किया जाता है, इन सब के बारे में हम इनसे डिटेल से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। स्टूडियो में। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, हम बात का प्रारंभ करें उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि दांतों का रख रखाव कैसे किया जाए जिससे कि दांतों की बीमारी से कम बीमारी दांतों में हो। सर नमस्कार। पहले तो मैं नमस्कार, स्टूडियो में जो भी उपलब्ध हैं उनके लिए सबको नमस्कार। सबसे पहले सर, सबसे जो मेन थिंग है कि अपन दांतों का रख रखाव कैसे करें, सबसे जो पहला पॉइंट है ये है कि अपन ब्रशिंग प्रॉपर वे में करें। सबसे पहले जो है मॉर्निंग ब्रशिंग करें, और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉर्निंग ब्रशिंग तो हर आदमी कर लेता है, लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है नाइट ब्रश। आफ्टर डिनर के बाद में नाइट ब्रश सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने इंडियंस में बहुत ही कम लोग करते हैं। हो जाती है, बहुत बहुत न के बराबर ही लोग करते हैं। या तो कोई पेन हो गया तो करेंगे, या कुछ प्रॉब्लम होगी तो ही करेंगे। रेगुलरिटी में कोई नहीं करता है, जो कि सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरी थिंग ये है कि अपने इंडियंस बहुत कम लोग दांतों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दांतों को वो इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है कि ठीक है जब पेन होगा तभी लोग वो इंपॉर्टेंस देते हैं। तो एवरी मील, वैसे तो क्या होता है कि एवरी मील ब्रशिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 2 टाइम्स तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्रश का कोई प्रकार है? कैसी ब्रश होनी चाहिए? सर देखो, इसमें ब्रश के बहुत सारे प्रकार आते हैं, जिसमें सबसे जो मेन ब्रश है सुपर सॉफ्ट ब्रश होनी चाहिए। मतलब जो ब्रिस्टल्स होते हैं ब्रश के, वो ब्रिस्टल्स एकदम सॉफ्ट होने चाहिए। जनरली लोग क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मैं हार्ड ब्रश लूंगा तो मेरे दांत अच्छी तरह से क्लीन हो पाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि हार्ड ब्रश लेने से दांत का जो इनेमल है वो घिसता है, और उसके वजह से फिर दांतों में दूसरी प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट वो है कि सॉफ्ट ब्रश यूज करनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों की सॉफ्ट ब्रश आती हैं, बहुत सारी ब्रशेज आती हैं, जिसमें सबसे बेस्ट है कि सॉफ्ट ब्रश यूज करें। तो डॉक्टर साहब, आपने कहा कि दांतों का एनिमल चला जाता है सॉफ्ट वो काट लेने से, तो एक धारणा है लोगों की कि दांत जो है हड्डी के बने हुए होते हैं। तो ये क्या दांत हड्डी के बने हुए होते हैं या किसी और चीज के बने हुए होते हैं? देखो सर, बेसिकली क्या होता है, दांत का जो मेन जो पार्ट होता है वो कैल्शियम का बना होता है। सबसे ज्यादा दांत के अंदर जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो कैल्शियम होता है। और दांत के अंदर 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली। इनेमल, डेंटिन होता है, पल्प होता है। इनेमल सबसे जो अपनी बॉडी में सबसे हार्ड पार्ट माना गया है बॉडी का, कि जो इनेमल इतनी आसानी से घिसता नहीं है, बहुत रेयर में घिसता है, सबसे हार्ड होता है। तो बेसिकली दांत का जो मेन पार्ट है, जैसे हड्डी में भी सबसे ज्यादा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो मेनली जो मेजर पार्ट है ना दांत का, वो कैल्शियम का बना होता है। तो उसी के लिए, और जो इसके बाद जो डेंटिन आता है वो अंदर की लेयर आती है, और ये जो थर्ड लेयर आती है जो पल्प होता है, पल्प के अंदर सब कुछ, वो दांत का लिविंग टिश्यू होता है। दांत में सेंसेशन आना, पेन होना, कोई भी इंफेक्शन होना, वो उस पल्प से रिलेटेड होता है। अच्छा, दांत दांत के ब्रश करने के लिए कोई विशेष पेस्ट सर सुझाएंगे एज हमारे सच उनको?
एज सच बहुत सारी पेस्ट है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है। पेस्ट वो होना चाहिए जो एकदम जेल फॉर्म में हो, उसमें पार्टिकल साइज नहीं आना चाहिए। जैसे पहले पहले के जमाने में लोग कोलगेट का पाउडर आता था, डाबर डाबर रेड का पाउडर आता था, वो पाउडर से ब्रश नहीं होनी चाहिए। पाउडर से ब्रश अपन करते हैं तो बेसिकली वो इनेमल को घिसेगा, इनेमल उससे घिसेगा। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे कोलगेट करो, पेप्सोडेंट करो, क्लोजअप करो, कोई सा भी करो, या एमवे का ग्लिस्टर भी आता है, वो भी अच्छा आता है, कोई भी बेस्ट करे, उसमें एकदम जेल फॉर्म में होना चाहिए, एकदम बारीक बारीक। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे सरसों का तेल और नमक यूज करते हैं, तो नमक बारीक होना चाहिए। आजकल नमक का ज्यादा यूज हो रहा है, पेस्ट के अंदर भी नमक आ रहा है, क्योंकि नमक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक की तरह काम करता है दांतों में, बहुत अच्छा रोल होता है नमक का। तो ब्रश का ऐसा कुछ भी नहीं है, पेस्ट अपन पर्टिकुलर ऐसा कोई नहीं है कि मेडिकेटेड पेस्ट करें, नॉर्मल कोई सा भी पेस्ट करें, क्योंकि पेस्ट एक नॉर्मली, जिससे क्या होता है, मेडिकेटेड पेस्ट होता है उसमें तो क्या होता है, झाग कम आते हैं। वो जो नॉर्मल पेस्ट होता है उसमें झाग आते हैं, माउथ फ्रेशनर होता है, तो वो अच्छा होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए अब हम आते हैं दांतों की बीमारियों की तरफ। यस सर। एक एक धारणा है लोगों की कि दांत में कीड़ा लगता है। ये क्या सही है कि दांत में कीड़ा लगता है? देखो सर, बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता कि दांत के अंदर कोई कीड़ा लगता है। बेसिकली क्या होता है सर, बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया होता है बेसिकली। जैसे अपन खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना में कोई भी फूड पार्टिकल्स हुआ, वो दांतों के बीच में फंस गया, वो अंदर ही अंदर सड़ता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। अपने शरीर में बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, उनके बिना अपने शरीर का काम चलेगा नहीं। कुछ बैक्टीरिया अपने शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। वैसे ही एक स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया होता है, उसी की वजह से बेसिकली दांत खराब होता है, जो अपने मुंह में पाया जाता है। मेनली जो अपन जैसे फूड पार्टिकल है, कोई भी जो भी है अपन खा रहे हैं, तो वो उसी की वजह से वो दांत खराब होता है। जनरली क्या होता है, आम धारणा में क्या हो गया कि सब लोग कीड़ा 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 बोलते हैं, तो हम भी लोग कीड़ा बोलने लग गए कि कीड़ा लग गया। क्योंकि पेशेंट को अगर उसको समझाते हैं कि नहीं कीड़ा नहीं होता, बैक्टीरिया होते हैं, तो वो समझता ही नहीं, नहीं सर मेरे तो कीड़ा ही था, मैंने तो कीड़ा निकलवाया है। हाँ, तो वो मेरा बेसिकली पूछने का बैक्टीरिया कारण होते हैं। यही था कि एक धारणा बन गई है कि दांतों में हाँ हाँ कीड़ा होता है। हाँ हाँ। चलिए अब हम आते हैं केविटी की तरफ। केविटी का क्या कारण है? दांत में जो केविटी हो जाती है हम्म। उसका मुख्य कारण क्या होता है? सर बेसिकली क्या है, देखो उसका भी सबसे मेन रोल वही है कि जैसे प्रॉपर ब्रश नहीं हुआ, फूड पार्टिकल जैसे भी अपने कुछ भी खाया, अपन ने कुल्ला नहीं किया, पानी नहीं पिया, कोई भी जैसे फूड पार्टिकल दांत के ऊपर चिपक गया बेसिकली, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो बैक्टीरिया उस दांत को खराब करता है, वो दांत के अंदर पनपने लग जाता है। धीरे धीरे वो दांत का एक बैक्टीरिया जो सबसे पहले जो कैविटी बनती है, हल्का सा पिन पॉइंट होता है, फिर धीरे धीरे वो एनलार्ज होता रहता है। तो वो ही उसी की वजह से बेसिकली कैविटी बनती है। अच्छा, अब लोग ये कि एक धारणा है, या आप लोग कहते हम्म। हैं या कोई नीम हकीम कहते हैं कि दांतों में चांदी भरी जाती है। तो क्या वाकई चांदी भरी जाती है या कोई केमिकल भरा जाता है? सर बेसिकली वो चांदी नहीं होती, वो एक सीमेंट्स आती है, सिल्वर फिलिंग आती है बेसिकली। अच्छा अच्छा। अमलगम फीलिंग होती है, वो अमलगम फीलिंग होती है। जैसे फीलिंग्स दांतों के अंदर जो फीलिंग होती है वो कई प्रकार की होती है। एक ग्लास आइनोमर सीमेंट्स आता है, एक कंपोजिट आता है, ऐसे ही एक सिल्वर फीलिंग आती है जिसके अंदर सिल्वर और मरकरी को मिक्स करके हम भरते हैं। तो उसको ही लोग चांदी बोलते हैं कि मैंने चांदी भरवाई है, क्योंकि सिल्वर बेसिकली चांदी है, तो उसी को लोग बोलते हैं चांदी भरवाई है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता कि एक्चुअल चांदी नहीं भरी जाती, वो सिल्वर फीलिंग होती है। अब एक बीमारी होती है हेलिटोसिस। हाँ, हेलिटोसिस। इसमें क्या इसका कारण होता है और क्या इसके चिन्ह होते हैं, लक्षण होते हैं? देखो सर, बेसिकली हेलिटोसिस स्टार्ट होता है जैसे अपन ने दांत के अंदर जैसे अपन ने कुछ खाया, प्लाक जमा होता है। जैसे शुरू शुरू में जो भी फूड पार्टिकल दांतों के चारों तरफ चिपक जाते हैं, वो शुरू में सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, उसको अपन प्लाक बोलते हैं बेसिकली। फिर वो क्या होता है, धीरे 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 परत बाई जमा जमा होता रहता है, और फिर वो क्या करता है, एक हार्ड हार्ड आवरण टाइप में बन जाता है बेसिकली, जिसको कैलकुलस बोलते हैं।
अब उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि अपने जो गम्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन होने लग जाता है, अपने जो रूट, दांत की रूट गम्स नीचे चला जाएगा, रिजोप होने लग जाएगा, नीचे चला जाएगा, उसकी जगह कैलकुलस ले लेगा, उसकी वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन होने लग जाएगा, ब्लड भी होने लग जाएगा, पस भी आने लग जाएगी, उसकी वजह से मुंह में बदबू आने लग जाती है, उसको बेसिकली हेलिटोसिस कहते हैं। और वो बेसिकली सिंपल एक लॉजिक यही है कि अपन जो खाना खा रहे हैं, जो भी अपन खा रहे हैं, एवरीथिंग अपन जो भी खा रहे हैं वो दांत के चारों तरफ चिपक रहा है, बराबर परत बाई परत बन रहा है, उसी की वजह से एलिटोसिस होता है। सिंपल इसका ट्रीटमेंट भी ये है कि रेगुलर चेकअप होना चाहिए, वैसे तो चेकअप एवरी 6 मंथ डेंटल चेकअप होना चाहिए, और इसके लिए इसका ट्रीटमेंट होता है स्केलिंग, रूट प्लानिंग, पॉलिशिंग वॉलिशिंग, ये होना चाहिए बेसिकली। डॉक्टर साहब हमारे साथ अर्चना गोयल जी जुड़ी हैं, एक मास्टर रामजी लाल जी वर्मा जुड़े हैं, ये हाँ, हमारे प्रोग्राम को सराह रहे हैं, आपकी बातों को काफी इंटरेस्ट लेकर के सुन रहे हैं। ओके डॉक्टर सर, साहब ओके। पायरिया और हेलिटोसिस में कोई अंतर है या एक ही बीमारी है? नहीं सर, पायरिया और हेलिटोसिस दोनों अलग अलग बीमारी है। हेलिटोसिस किसी भी एज में हो सकता है, मतलब बच्चों में भी हेलिटोसिस हो सकता है, बड़ों में भी हेलिटोसिस हो सकता है, लेकिन बच्चों में पायरिया नहीं हो सकता। हेलिटोसिस अच्छा। इनिशियल स्टेज होती है। हेलिटोसिस एक इनिशियल स्टेज होती है कि जैसे मुंह में बदबू आना हुआ, ये हेलिटोसिस है। लेकिन यही चल के आगे चल के मसूड़ों में पस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ब्लड आने लग गया, दांत लूज होने लग गए, वो पायरिया में होता है। पायरिया पर्टिकुलर आफ्टर एक एज होता है, 30-40 एज के बाद में ही उसको अपन पायरिया में मानते हैं, उससे पहले अपन उसको पायरिया नहीं मानते हैं। जनरली लोग कहते हैं कि नहीं पायरिया हो गया, पायरिया हो गया। पायरिया बेसिकली ऐसे नहीं होता है, वो एक एज होती है और बहुत टाइम से दांतों पे इन्फेक्शन हो रहा है, पस हो रही है, हेलिटोसिस। कई बार क्या होता है सर, बहुत ज्यादा गम्स इतने ज्यादा स्वेल हो जाते हैं कि मतलब आप जैसे हल्का सा भी टच करेंगे तो ब्लड आने लग जाता है, पस आने लग जाती है, वो जाके पायरिया में वो होता है एक्चुअल पायरिया। तो इसका कारण? सर कारण वही है, मतलब ब्रश बेसिकली नहीं अपने करना? दांतों का मोस्ट कारण वही है, क्योंकि दांतों पे कोई डेंटल चेकअप नहीं करवाता है। जैसे कैलकुलस जमा हुआ, प्लाक जमा हुआ, कैलकुलस जमा हुआ, उसकी वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन हुआ, वही एक रीजन है हेलिटोसिस का, पायरिया का। क्योंकि डेंटल चेकअप एवरी 6 मंथ डेंटल चेकअप होना चाहिए, एवरी ईयर। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में कम होता है बेसिकली, बाकी बाहर फॉरेन कंट्री जितनी भी होते हैं उनमें एवरी ईयर वो दांतों की स्केलिंग करवाते हैं, सफाई करवाते हैं, रूट ओरल प्रोफाइल एक्सिस करवाते हैं। अपने यहाँ पे कोई नहीं करवाता, अपने यहाँ पे बेसिकली वो करवाता है जिसके कोई प्रॉब्लम हो रही होगी वो करवाता है, बाकी कुछ भी नहीं करवाता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो मैंने उनको एजुकेट किया, मैंने उनको समझाया, वो एवरी ईयर आते हैं, स्केलिंग करवाते हैं, उनके एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो दांतों के ऊपर जो पपड़ी जम जाती है, हम्म। उसको कई बार आप लोग मशीन से साफ करते हैं, हम्म। तो वो कितना मतलब जो है कामयाब है या कितनी हानि दांतों के लिए हानिकारक है? सर देखो, बेसिकली ये भी एक धारणाएं बनी हुई है अपने इंडिया में कि दांतों की सफाई करने से दांत ढीले हो जाते हैं, दांतों का इनेमल हट जाता है, दांतों का साइड इफेक्ट्स होता है, सेंसेशन आने लग जाता है, ठंडा गर्म होने लग जाता है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका एज सच अपन जो ये पपड़ी जो आपने बोला कि ये पपड़ी जमा हो जाती है, बेसिकली इसी पपड़ी को अपन कैलकुलस बोलते हैं। जो पपड़ी जो आप बता रहे हैं इसी को कैलकुलस बोलते हैं। इसको अगर अपन नहीं हटाएंगे तो ये आगे चल के आपके दांत को पूरा खत्म कर देगा, लूज कर देगा, बोन रिजॉर्ब हो जाएगा, पूरा लूज हो जाएगा, गम्स रूट एक्सपोज हो जाएगा पूरा। पपड़ी हटाने की एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं है सर, क्योंकि अपन जो हमारी जो मशीन चलती है, जो स्केलर जो चलता है, मशीन चलती है, वो पर्टिकुलर दांत की जो इनेमल जो सरफेस होता है उसको एज सच कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो प्रॉपर स्केलिंग होती है उसमें दांत की सरफेस पे कोई नुकसान नहीं होता, तो इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है पपड़ी हटाने का। हाँ, अगर नहीं हटाएंगे तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। इसके नीचे बैक्टीरिया जमा होता जाएगा और फिर वो मसूड़ों तक पहुंच जाएगा और दांतों को क्षति पहुंचाएगा। हाँ, वो दांतों को लूज करेगा सर। मतलब पपड़ी जो है एक तरह से बैक्टीरिया का जन्म स्थान हो जाता है, वो वहां अपना परिवार फैलाता रहता है, अपनी फैमिली को बढ़ाता रहता है हाँ, वो पपड़ी के इन्फेक्शन नीचे। फैलाएगा सर, वो इन्फेक्शन फैलाएगा वो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक एनामेलोमास होता है,
नाम से बीमारी होती है, ये क्या है? क्या क्या सर? एनामेलोमास। इलामेलोमास। हाँ, ऐसा शायद नई ऐसी। बीमारी, नया नाम आया दिखता है ये। हाँ, ये कुछ पीरिय नया नाम। पीरियडोंटल हाँ, मसूड़ों की बीमारी। पेरियोडोंटल। हाँ, पेरियोडोंटल हाँ, तो प्रॉब्लम है। देखो, बेसिकली दांतों में क्या है, 3-4 बीमारियां हैं। जिंजीवाइटिस है, इनिशियल स्टेज में जिंजीवाइटिस होती है। और फिर एक एज के बाद में पेरियोडोंटल डिजीज होती है। पेरियोडोंटल डिजीज में बेसिकली होता क्या है कि जो दांत का जो इंटरडेंटल एरिया है, वहां पे पेरियोडोंटल पॉकेट्स बन जाते हैं। जिंजिवाइटिस में तो सिंपल क्या होता है कि गम्स इन्फेक्शन होता है, कि जैसे कैलकुलस जमा हुआ, प्लाक जमा हुआ, उसकी वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन हुआ, सिंपल मसूड़े फूल गए, उसको जिंजिवाइटिस बोलेंगे। एक सर्टेन एज के बाद एक सर्टेन एज के बाद में, आफ्टर 30-40 के बाद में, दांतों के अंदर जो इंटरडेंटल एरिया होता है, उसमें दांतों के दो दांतों के बीच में पॉकेट्स बनने लग जाते हैं। उसको बोलते हैं पेरियोडोंटल पॉकेट्स। और यही आगे चल के पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट होता है, पेरियोडोंटाइटिस होता है। पेरियोडोंटाइटिस में क्या होगा कि ये भी 2-3 प्रकार की होती है, एपाइकल पेरियोडोंटाइटिस, लेटरल पेरियोडोंटाइटिस। ये उसी की वजह से फिर आगे चल के ये पेरियोडोंटाइटिस, ये ओल्ड एज में जाके होता है बेसिकली। ये इसमें लोकलाइज्ड भी होता है, लोकलाइज पेरियोडोंटाइटिस होता है, जनरलाइज पेरियोडोंटाइटिस होता है। तो ये आगे ओल्ड एज में जाके ये होता है सब बेसिकली। अब डॉक्टर साहब हम आते हैं, अनेक जो साइड बीमारियां हैं जिनसे कि दांत रोग होता है, जैसे डायबिटीज है। तो डायबिटीज में दांतों का रख रखाव कैसे किया जाए, और दांत डायबिटीज से दांतों को कितना नुकसान पहुंच सकता है और क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। सर, बेसिकली डायबिटीज का दांत से रिलेटेड बहुत ज्यादा रिलेशन है। क्योंकि एक्चुअली में जो डायबिटिक पेशेंट होता है, उसके जो दांत गम्स जो होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो दांत के जल्दी गिरने के चांसेस होते हैं। इसका रखरखाव का जो बेस्ट ऑप्शन ये हो रहता है कि आप प्रॉपर रेगुलर डायबिटीज चेकअप करते रहें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। कई बार क्या होता है बेसिकली, किसी पेशेंट के डायबिटीज हो गई, वो शुरू में ट्रीटमेंट लेता है, 2-4 महीने के बाद लगता है उसको कि नहीं, मेरा डायबिटीज कंट्रोल हो गया। अब उसको वो ये नहीं सोचता है कि मेरा डायबिटीज कंट्रोल मेडिसिन के आफ्टर मेडिसिन हुआ है। तो वो मेडिसिन बंद कर देता है, फिर वही प्रॉब्लम होने लग जाती है। बेसिकली डायबिटिक पेशेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे जो गम्स हैं वो लूज हो जाते हैं, इन्फेक्शन भी ज्यादा होता है, उसकी वजह से दांत जल्दी गिरने के चांसेस होते हैं। उनमें जो दांतों की गम्स की जो पकड़ है उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। दूसरी चीज, डायबिटिक पेशेंट में अपन एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, दांत नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें घाव नहीं भरता है बेसिकली। हीलिंग में प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा। तो डायबिटिक पेशेंट को सबसे मेन जो चीज है कि आप दोनों टाइम, एवरी मॉर्निंग और आफ्टर नाइट, आफ्टर डिनर, दोनों टाइम अगर ब्रश करते हैं प्रॉपर वे में। एक सबसे जो मेन चीज है, जैसे अपन घरेलू उपाय है, गुनगुना सा पानी। हाँ डॉक्टर साहब, कंटिन्यू। माइक बंद हो गया शायद। माइक बंद हो गया शायद, माइक। मित्रों, कुछ तकनीकी खराबी के कारण डॉक्टर साहब से हमारा संबंध विच्छेद हो गया है। अभी कुछ ही देर में दोबारा पुनः वो हमसे संबंध स्थापित करेंगे और हम इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। हम आज डॉक्टर एम के दादरवाल से दांतों के रखरखाव के बारे में सुन रहे हैं। दांतों को कैसे रखा जाए, उनका रखरखाव कैसे किया जाए, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और जब बीमारी हो जाए तो उसका किस प्रकार इलाज किया जाए, कैसी कैसी बीमारियां दांतों में हो सकती है,
उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। इन सभी बातों पर हम डॉक्टर साहब से वार्ता कर रहे हैं। उनसे हमारा अभी संबंध विच्छेद हो गया है तकनीकी खराबी से, लेकिन शीघ्र ही जुड़ जाएंगे। इंटरनेट महाराज का कुछ ऐसी ही कृपा होती है कि जब भी कोई दर्शकों के लिए काम की बात होती है तो अपना प्रभाव दिखा देते हैं। मैं इंटरनेट महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वे जल्द से जल्द नाराजी त्यागें और डॉक्टर साहब को हमसे जोड़ें, क्योंकि अभी बहुत सी बीमारियों के बारे में उनसे बात करनी है, बहुत सी सावधानियों के बारे में उनसे बात करनी है। अब हम उनकी प्रतीक्षा के अतिरिक्त कुछ कर भी नहीं सकते। जो मित्र हमारे साथ जुड़े हैं, मास्टर रामजी लाल जी, अर्चना गोयल जी, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और बाधा के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन आशा करता हूं कि डॉक्टर साहब पुनः हमसे जुड़ेंगे और हमारी वार्ता
हाँ सर। हाँ तो डॉक्टर साहब, मित्रों हमारे साथ डॉक्टर साहब पुनः जुड़ गए हैं। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा जो व्यवधान बीच में हुआ है उसके लिए। हम वार्ता को पुनः प्रारंभ करते हैं। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे हाँ डायबिटीज सर। की। डायबिटीज में जो रख रखाव आपने बताया कि उसमें मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और उसमें दांत गिरने लग जाते हैं, और आप उसके लिए क्या करना चाहिए डायबिटीज के पेशेंट को? सर उसके लिए सबसे पहले डायबिटीज का ये डायबिटीज मेंटेन रखनी चाहिए, उसको प्रॉपर उसका चेकअप होते रहना चाहिए। HbA1c का उसको टाइम टू हट एवरी 3 मंथ्स के बाद में उसको करवाना चाहिए। और प्रॉपर क्या होता है सर, बेसिकली डायबिटिक पेशेंट क्या होता है, मेडिसिन लेता रहता है, वो चेकअप कभी करवाता ही नहीं है, डॉक्टर्स को कभी सलाह लेता ही नहीं है, बस वही मेडिसिन चलती रहती है। तो उसको पता ही नहीं होता कि मेरे शुगर लेवल क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो प्रॉपर उसका ध्यान रखना जरूरी है। बाकी बाकी और दांतों से रिलेटेड ये है कि एवरी दोनों टाइम ब्रश करें, और बस इसके अलावा तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। इसी तरह से ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप में भी दांतों पर फर्क पड़ता है? सर उच्च रक्तचाप में बेसिकली जैसे अपन कोई दांत निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसका ब्लड ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना जरूरी है, ज्यादा हाई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो कई बार ब्लड नहीं रुकता है। और लो लो बीपी होता है, उसी में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर उसका लो बीपी चला गया तो उसके प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बीपी का दांत से रिलेटेड बहुत ज्यादा रिलेशन है। तो उसको प्रॉपर, जैसे जनरली हम कोई भी दांत का कोई भी पेशेंट होता है, एज पेशेंट होता है, तो उसका ब्लड प्रेशर चेक जरूर करते हैं। इसी तरह से डॉक्टर साहब एक गर्भावस्था में भी मसूड़ों की बीमारी होती है, जिसे दांतों की बीमारी नहीं कहते हैं, गर्भावस्था के साइड इफेक्ट कह सकते हैं। उसमें कई बार लोग, गर्भावस्था वाली महिलाएं समझती हैं कि मुझे दांतों का रोग हो गया। तो ये इसे किस तरह से आप लोग हैंडल करते हैं? सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के अंदर, एंजियोआइटिस, मसूड़े फूलना। प्रेगनेंसी के अंदर ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम रहती है। इसी कंडीशन में क्या रहता है कि ज्यादा हम ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते हैं इसको, इस कंडीशन के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट ट्राइमेस्टर बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर फिर भी सेफ होता है कि उसमें हम कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी प्रोसीजर हम कर सकते हैं। लेकिन जो शुरू फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ भी नहीं कर सकते। बेसिकली इसमें क्या होता है कि गम्स प्रॉपर ब्रशिंग व्रशिंग होती नहीं है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, गम्स फूल जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। इसको प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस कहते हैं बेसिकली। तो इसमें लोग सोचते हैं, लोगों में एक आम धारणा बनी हुई है कि नहीं ये तो होता ही है, ये तो कॉमन है, ये ऐसा है। बाकी प्रॉपर केयर करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो ये क्या गर्भ जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाती है या इलाज लेना पड़ता है? नहीं, ये बेसिकली अपने आप नॉर्मल हो जाता है। ये बेसिकली हार्मोन्स रिलेटेड है, हार्मोन्स रिलेटेड है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उससे रिलेटेड है। जैसे ही डिलीवरी हो जाती है ये ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है। जो ही मतलब हार्मोन्स लेवल पे आते हैं तो वो सही हो जाती है। हाँ। अब आते हैं, एक दांतों के कैंसर की बीमारी भी आजकल आई है, नई खोज हुई है कि दांतों में भी कैंसर होता है। हाँ, यस सर, यस सर। सर बेसिकली कुछ मान्यताएं गलत बनी हुई हैं कि मैंने दांत निकलवाया था उसके बाद मेरे कैंसर हो गया। बेसिकली ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि उसका पता ही नहीं चलता है बेसिकली पेशेंट को कि मेरे कैंसर है, ब्लड कैंसर है या कोई सा भी कैंसर है। उस कंडीशन के दौरान कई बार पेशेंट क्या करता है, उस कंडीशन के दौरान अगर कोई दांत निकलवा लेता है, कोई एक्सट्रैक्शन कर रहा है, कोई सर्जरी अपन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैंसर जो डिजीज है वो उस बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली में कोई भी घाव होगा, घाव के अंदर वो डिजीज बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो जाती है। तभी लोग कहते हैं कि साहब मैंने दांत निकलवाया था और मेरे कैंसर हो गया। बेसिकली दांत की वजह से कोई कैंसर नहीं होता है। अगर अगर उसका पहले से ही कोई कैंसर है, कई बार क्या होता है जैसे फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज, उसमें पता ही नहीं लगता कि कैंसर है। तो बेसिकली और पर्टिकुलर दांत की। हाँ चिकित्सक सर। भी उसमें
कैंसर की जांच तो कराएंगे नहीं, दांत निकलवाने आया है वो, उसको कैंसर की जांच के लिए कहेंगे तो पेशेंट झगड़ा और कर लेगा, हाँ, मुझे वही कैंसर बता रहा बता हूँ रहे ना, हैं क्या। कैंसर पेशेंट को ऐसे बोले कि कैंसर की जांच करवा के आओ, तो वो पेशेंट कहेगा ये डॉक्टर पागल हो गया, ये कैसे कैंसर की हाँ। जांच करवा रहे हैं बिना मतलब ही। तो वो मैं बेसिकली दांत से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें यही प्रॉब्लम है। हम अगर कोई एक्सरे लिख देते हैं तो भी उसमें प्रॉब्लम होती है, पेशेंट करवाता ही नहीं, साहब एक्सरे की क्या जरूरत है। वो पेशेंट्स आजकल क्या हो गया कि दांत से रिलेटेड इतनी गलत धारणाएं फैली हुई हैं मार्केट में, इतना मतलब वो फैला हुआ है कि पेशेंट आके खुद बोलता है साहब मेरे तो ये भर दो, बस मसाला भर दो। हम उसको ट्रीटमेंट के लिए बोलेंगे कि साहब मसाला भर दो। अरे मैंने कहा सर मसाला भरने से आपकी इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, आपको रूट कैनाल की जरूरत है, इसकी जरूरत है नहीं साहब, आप तो मसाला भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आके पेशेंट ही बताने लग जाता है साहब ये कर दो वो कर दो। यही चीज ऐसी प्रॉब्लम है, दांत की वजह से ऐसा कोई कैंसर होता नहीं है। डॉक्टर साहब रूट कैनाल की बात आप कर रहे हैं, तो रूट कैनाल क्या चीज होती है, कुछ समझाएंगे हमारे दर्शकों को। सर बेसिकली दांत के अंदर जो मैंने बताया था कि 3 लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। जैसे ही कैविटी स्टार्ट होती है, कोई भी बैक्टीरिया दांत के अंदर लगा, कैविटी बनना स्टार्ट हुआ, उसमें जैसे बेसिकली एक होल बनना स्टार्ट हुआ जिसको अपन कैविटी बोलते हैं। वो बेसिकली शुरू में क्या होता है, वो इनेमल के अंदर होता है। जैसे ही अपन इनेमल के अंदर वो कैविटी होती है, अपन उसको क्लीन करके फिलिंग कर देते हैं, रेस्टोरेशन कर देते हैं। रेस्टोरेशन का मतलब ये हो गया कि उसमें अपन ने कोई भी सीमेंट्स, डेंटल सीमेंट्स अपने भर दी तो वो उसमें खाना फंसना रुक जाएगा, तो वो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। अपन कई बार क्या होता है कि इस कंडीशन में पेन नहीं होता है, जैसे ये नॉर्मल कैविटी होती है उसमें पेन नहीं होता, पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि कुछ हो भी रहा है। फिर वो जैसे ही सेकंड लेयर में जाती है, सेकंड लेयर में जाने के बाद में डेंटिन के अंदर जाता है, डेंटिन के अंदर जाता है तो वो सेंसेशन देने लग जाता है, कभी ठंडे से गर्म से दांतों में सेंसेशन आने लग जाता है। पेशेंट फिर भी उसको इग्नोर कर देता है कि नहीं ऐसे ही हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठंडा गर्म नहीं पीते हैं। फिर जब वो थर्ड लेयर आता है, जो पल्प, जो मैंने आपको बताया था कि लिविंग टिश्यू, सबसे लिविंग टिश्यू पल्प होता है। बेसिकली उस पल्प के अंदर ही दांत की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, सब कुछ उसी के अंदर होती है। तो उस कंडीशन में जो ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, नर्व है, वो डैमेज होने लग जाती है। और उसी कंडीशन में सीवियर पेन होता है, एब्सेस भी बन जाता है, नीचे इन्फेक्शन हो गया, पस बन गया, एब्सेस बन गया। तो वो जो उस पल्प को जो रिमूव करते हैं, उस पल्प को रिमूव करके अपन क्लीन करते हैं, उसको बेसिकली रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। दांत को बेसिकली रूट कैनाल में दांत को जो डेड करना होता है, दांत को डेड कर देते हैं, क्योंकि जो उसका लिविंग टिश्यू जो है जितना भी है उसको अपन ने रिमूव कर दिया। और आर्टिफिशियल नसें आती हैं जिनको गट्टा पर्चा पॉइंट्स बोलते हैं, जैसे जनरली लोग आम आम भाषा में बोलते हैं कि आर्टिफिशियल नसें डाल रहे हैं, वैसे गट्टा जीपी पॉइंट्स आते हैं, वो अंदर डाल के फिलअप करके फिर अपन उस पर फिलिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद अपन उस पर कैपिंग कर देते हैं। तो बेसिकली रूट कैनाल में अपन करते क्या है कि अपन दांत को सिंपल डेड करते हैं, कि दांत का सेंसेशन पार्ट खत्म हो गया, दांत डेड हो गया। तो वो पूरा दांत डेड होने के बाद में वो अपना पूरा वर्क करता है, अपन खाना चबाने में उसमें कोई दिक्कत नहीं करता। तो डॉक्टर साहब अब इसके बाद आता है नंबर आर्टिफिशियल दांत लगाने का, नकली दांत लगाने वाला। हाँ सर। तो इससे पूर्व एक बात और, एक प्रश्न और है कि गठिया की जो बीमारी होती है, गठिया का जो पेशेंट होता है, उसका असर दांतों पे आता है, गठिया का असर दांतों पर आता है क्या सर। सर ऐसा कोई लिंक नहीं है कि गठिया का इफेक्ट दांतों पे आता हो। चलिए अब आते हैं दांत का। एक तो दांत आप ऊपर से लगा देते हैं यस सर। और एक कैप लगाते हैं। हाँ यस सर। तो कैप तो आप वहां लगाते हैं जहाँ कैविटी हो गई है, जहां मतलब आपने आरसीटी की है, वहां कैप लगाते हैं शायद, हाँ हाँ। जिससे कि वो दांत सुरक्षित रहे। यस सर, यस सर। और नया सर दांत तो बेसिकली, जब लगाते हैं जबकि दांत ही हट जाता है। हाँ बेसिकली मैं बताता हूँ सर कि हाँ। दांत 3 प्रकार से लगाए जाते हैं। एक तो रिमूवेबल होते हैं, रिमूवल आरपीडी बोलते हैं, जिसको रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बोलते हैं, जिसको लगा लो, निकाल लो, हटा लो। जैसे एक दांत अपने मुंह में निकल गया, उसकी जगह एक दांत लग जाता है, अब उसको निकाल लो, लगा लो, हटा लो, इसको रिमूवेबल पार्शियल डेंचर बोलते हैं। एक दूसरा बोलते हैं फिक्स पार्शियल डेंचर। फिक्स पार्शियल डेंचर में क्या हुआ कि एक दांत अपना निकल गया तो साइड के दोनों दांत, उनको एज ए पिलर अपन काम में लेते हैं, तो उनके ऊपर दोनों पे कैप आती है और बीच में दांत आ जाता है, तो वो 3 का ब्रिज बन जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिज, फिक्स पार्शियल डेंचर।
थर्ड जो ऑप्शन आता है वो आता है कंप्लीट डेंचर। कंप्लीट डेंचर में क्या होता है कि सारे दांत अपने मुंह से निकल गए और उसकी जगह अपने को दांत लगाने हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट डेंचर। तो वो पूरा नकली बत्ती सी जिसको बोलते हैं कि लगा लो हटा लो, वो कंप्लीट डेंचर होता है। तो ऐसे 3 तरीके से दांत लगाए जाते हैं। अब आजकल एक नई टेक्निक्स और आ गई है कि जैसे कंप्लीट डेंचर अपन बना रहे हैं, उसकी जगह अपन इम्प्लांट भी कर सकते हैं कि इम्प्लांट करके अपन फिक्स दांत लगा सकते हैं। आजकल आजकल न्यू कंसेप्ट चल रहा है इम्प्लांट, डेंटल इम्प्लांट्स का बहुत ज्यादा कंसेप्ट चल रहा है। सिंगल दांत अपना निकल जा रहा है, सिंगल निकल गया, उसकी जगह की अपने को एक दांत लगा के उसके ऊपर इम्प्लांट करके अपन उसी के ऊपर दांत लगा सकते हैं। तो जो अपने जो मैंने आपको बताया कि फिक्स पार्शियल डेंचर है, उसमें साइड वाले दोनों पे कैप लगाते हैं, लेकिन इम्प्लांट में उन साइड वाले दांतों को छेड़ने की जरूरत नहीं होती, एक ही दांत के ऊपर एक दांत लग जाता है बेसिकली। अच्छा। दूसरा एक एक नया तरीका है कि जबाड़े में जो है बोल्ट कस करके और दांत को फिक्स कर दिया जाता है। हाँ सर, मैं यही तो बता रहा हूँ ना, इसी को डेंटल इम्प्लांट्स बोलते हैं बेसिकली। ये डेंटल इम्प्लांट्स आया है। और एक वो भी मैंने पढ़ा था कहीं कि नए दांत उग जाते हैं। सर अभी अभी इस पे रिसर्च चल रही है अमेरिका में, इस पे अभी अच्छा। रिसर्च चल रही है, नए दांत उगाने की रिसर्च चल रही है। अभी मार्केट में आया नहीं है, अभी अभी तो रिसर्च चल रही है कि नए दांत उगाए जा रहे हैं, वो अमेरिका में एक रिसर्च चल रही है सर। अच्छा। चलिए डॉक्टर साहब, अब आखिरी सवाल है। आपने दांतों के लिए बता दिया कि उसमें ब्रुश करनी चाहिए, विशेष ब्रुश के लिए आपने बता दिया, पेस्ट के लिए बता दिया। अब जीभ आती है, जीभ के लिए साफ करने का कोई तरीका? पहले वो एक जीभ भी आया करती थी, कहते हैं उससे वो जीभ भी नुकसान करती है। हाँ, वो उससे सर जो टेस्ट बड्स होती है ना, वो डैमेज हो जाती है, टेस्ट सेंसेशन चला जाता है बेसिकली। ये क्या चीज होती है सर? अपने जो जीभ के ऊपर टेस्ट बड्स होती हैं, जैसे अपने को टेस्ट जो जिसका फील होता है, खट्टा मीठा, अच्छा। जो ये जो जो अपने को होता है, वो टेस्ट बड्स होती हैं जिससे अपने को मतलब फील होता है। अपनी जीभ जो खुरदरी होती है, खुरदरापन खत्म हो जाता है उसका। हाँ, खुरदरापन खत्म हो जाता है उसका। जो अपना टेस्ट बड्स का मतलब ये हो गया कि अपना जो भी जो स्वाद आ रहा है, वो स्वाद ही खत्म हो जाता है। बार बार ज्यादा वो अगर अपन उसको करते हैं तो उसका जो स्वाद खत्म हो जाता है। इसलिए ज्यादा ग्रंथियां जो टंग क्लीनर आता है ना, जो स्टील वाला टंग क्लीनर आता है, वो ज्यादा नहीं करना चाहिए बेसिकली। आजकल एक न्यू कंसेप्ट आ गया, आजकल एक ब्रश के पीछे की साइड में भी टंग क्लीन करने के लिए आने लग गया। उससे उससे टंग पे ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। चलो डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर के, आपसे जानकारी प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा। आशा है दर्शक लोग जो हमसे जुड़े हैं वो इसका फायदा उठाएंगे, और ये वीडियो YouTube पर भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आशा है इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद भी लोग इसका फायदा उठाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, बहुत 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 आपका धन्यवाद आभार। सर, आपने मेरे को मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप आपने स्टूडियो जो में आए उसके लिए। ओके ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी अवसर होगा तो आपको फिर हम स्टूडियो में हाँ, बुलाएंगे, ओके ओके सर, आपका ओके सम्मान ओके ओके करेंगे। ओके सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। ओके, नमस्कार सर, गुड इवनिंग। नमस्कार। ओके सर। धन्यवाद।